हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रमा मैम क्लासेस में। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है REMA रमा मैम MAM मैम क्लासेस। आप और बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व है NCERT से, और आपने फिजिक्स स्टार्ट किया है। और फिजिक्स पढ़ाते समय कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स भी होते हैं, उनको भी मैं इसी वीडियोस में क्लियर करती हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर से फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंडक्टर क्या होते हैं। जो मेटल वायर्स होते हैं या जो एलॉयस होते हैं उससे हम कंडक्टर बनाते हैं करंट फ्लो करने के लिए। और ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू साइन लगा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज R। और यहाँ पे R जो है ये रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। मीन्स रेसिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, जिसमें वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस जो होता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आप बहुत केयरफुली इसको समझिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, V इज इक्वल टू R I, और V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो रेसिस्टेंस ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है रेसिस्टेंस का, रो L अपॉन A। ये क्यों है आगे हम समझेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि R जो होता है वो रो L अपॉन A होता है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि R जो होता है वो V अपॉन I होता है। ये जो R है ये वोल्टेज और करंट के टर्म्स में है, और ये जो R है ये L stands for length, A stands for area of cross section, and rho is the resistivity of specific conductor, ठीक है। तो L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है, रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये रो L अपॉन A के टर्म्स में है, और ओम्स लॉ में होता है वोल्टेज और करंट के टर्म्स में। तो रो क्या होता है, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यूनिट इन ओम मीटर। एंड L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो वायर या जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट चीज जिसपे रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड होता है, दैट इज रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो पानी भरने वाले पाइप होते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी वो पाइप हम बहुत पतले यूज करते हैं, कभी बहुत मोटे यूज करते हैं। तो ये जो मोटा और पतला होना होता है ना पाइप का, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हम ये बैंगल का अगर एग्जाम्पल लें, तो इस बैंगल में ये बैंगल कितनी है, ये बैंगल्स कितनी है, ठीक है। इसी में बैंगल का और साइज छोटा आएगा। मान लीजिए ये बैंगल आपका हो गया ये वाला साइज, ठीक है। अब यही बैंगल आपको मार्केट में इतना बड़ा भी मिलेगा, इतना बड़ा तो नहीं मिलेगा, इतना बड़ा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बैंगल्स के अलग अलग साइज होगा। तो यही जो साइज होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कि वायर कितना मोटा है कितना पतला है। अच्छा, अब देखिए जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहां से हमको ये क्लियर होता है कि अगर रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अपॉन में चीज आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या समझ में आता है, थिकर वायर्स हैव लेसर रेसिस्टेंस। थिकर वायर मीन्स मोटे वायर, ओके। तो मोटे वायर्स का रेसिस्टेंस कम होता है, क्योंकि देखिए जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो वायर मोटा हो जाएगा, और वायर जब मोटा होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, थिकर वायर हैव लेसर रेसिस्टेंस एंड द थिनर वायर्स हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। तो जहां पे हमको कम रेसिस्टेंस की जरूरत होती है वहां पे हम वायर को मोटा कर देते हैं, और जहां पे रेसिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए होता है वहां पे हम वायर को पतला कर देते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इससे कुछ बातें निकल के आती हैं। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डबल्ड, अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया
तो क्या होगा, रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, हेल्प्ड। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हेल्प्ड देन इट्स रेसिस्टेंस विल गेट डबल्ड। और अगर हम रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये जो दो बातें हैं इनको हमने थ्योरी में तो पढ़ रहे हैं, बट न्यूमेरिकल में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं आपको रेसिस्टेंस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी वीडियो में कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर। छोटा वायर लेकिन मोटा वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लो रेसिस्टेंस। ठीक है, वायर अगर मोटा है, थिकर वायर हैव लेसर रेसिस्टेंस, तो मोटे वायर का क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। बट इन्होंने दो लाइन ऐड की हैं, शॉर्ट ऑफ ए थिक वायर। ठीक है, शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिक वायर मीन्स वायर मोटा है लेकिन साथ ही साथ छोटा भी है। अब लेंथ का हम बाद में देखेंगे कि क्या है। लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग हाई रेसिस्टेंस। लंबे वायर लेकिन पतले अगर होते हैं तो वो हम वायर यूज करते हैं जिसमें हमको रेसिस्टेंस की ज्यादा जरूरत होती है। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये चीज आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ये होता है कि कोई चीज कितनी पतली और कितनी मोटी है। हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इज रेडियस, और रेडियस क्या होता है, आर अपॉन आर, 2r इज इक्वल टू डी होता है, मीन्स r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम r की जगह क्या रख सकते हैं, d अपॉन 2। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई d अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस लाइन को पढ़िए, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, तो अब इस a की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई d अपॉन 2 होल स्क्वायर। d तो यही रहेगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। सो r इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन पाई d स्क्वायर। ठीक है, तो r क्या है, जो भी हम वायर यूज कर रहे हैं, कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसके डायमीटर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज, ये लाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, इसलिए इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टेंस डिपेंड होता है और उससे क्या क्या हो सकता है ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नाउ सेकंड वन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, कि वायर कितना लंबा और कितना छोटा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर आपने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, आपने लेंथ ज्यादा की तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, लेंथ आपने कम की तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स कि अगर हमको ज्यादा रेसिस्टेंस की जरूरत है तो हमको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और कम रेसिस्टेंस की जरूरत है तो हमको लेंथ कम करनी पड़ेगी वायर या कंडक्टर की। ठीक है, When the length of a wire is doubled, its resistance also gets doubled. अगर लेंथ हमने डबल की तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। If the length of the wire is halved, then its resistance also get halved. अगर हमने रेसिस्टेंस को आधा किया तो आपका लेंथ ऑफ द वायर भी हमको आधी करनी पड़ेगी। A long wire has more resistance. Long wire has more resistance. क्यों? क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस, तो अगर लेंथ बढ़ा है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और शॉर्ट वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। ओके, ठीक है, तो ये सारी बातें आई हैं कहाँ से, जब रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे। ठीक है, और डिपेंड होता है वो। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर का मतलब है जो वायर हम यूज कर रहे हैं,
या जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं वो किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज का वो बना है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से डिपेंड करता है कि उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। ओके, फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए क्या होता है, जो मेटल्स के अगर कंडक्टर बनाते हैं, मेटल्स वायर अगर हम यूज करते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस विथ द राइज इन टेम्परेचर। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में आपने घर में भी देखा होगा कि टीवी चलते चलते गर्म हो जाता है, कूलर चलते चलते काफी गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप चीजें रख रहे हो और उसको कंटिन्यूस यूज कर रहे हो तो वो गर्म हो जाती हैं। तो उसमें जो वायर यूज करोगे आप वो भी ऑटोमेटिकली गर्म होंगे। मीन्स फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या होता है कि कंडक्टर जो होते हैं वो गर्म होते हैं। और अगर वो कंडक्टर आपके मेटल्स के हैं तो वो उनके गर्म होने से क्या होगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकंड, फॉर एलॉयस, एलॉयस में जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स होते हैं। तो एलॉयस जैसे कि निक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन शोज अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन ऑफ रेसिस्टिविटी। मीन्स ये जो एलॉयस होते हैं ये रेसिस्टिविटी पे बहुत ही कम डिपेंड होते हैं। मीन्स इन पे टेम्परेचर का कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर दीज एलॉयस आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स इन लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। इसलिए इन ये जो खास तरीके के एलॉयस हैं, इन एलॉयस के वायर्स या इन एलॉयस के कंडक्टर्स बनाए जाते हैं और इनको स्पेशली स्टैंडर्ड रजिस्टर्स उनके बनाए जाते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में यूज करने के लिए। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट the electrical resistance of a conductor depends on nature of the material of which it is made। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो रेसिस्टिविटी होती है रेसिस्टेंस की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि मटेरियल किस चीज से बना हुआ है उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टिविटी को हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर या वायर किस मटेरियल से बना हुआ है। ओके, अब ये फोर्थ पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट से मिलता जुलता है, ठीक है। आप इसको अलग से लिख सकते हैं। अगर 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, आपको 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या असर होता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाता है और कम होने से कम होता है। एलॉयस का जो रेसिस्टेंस होता है वो करंट टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिपेंड होता है, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है, उन पे टेम्परेचर का असर नहीं होता है, ठीक है। अब पहले जो 2 पॉइंट हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या था, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमको हटाना होता है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा दैट इज रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। और ये जो रो है ये है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये क्या होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है। ओके, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है, फर्स्ट पॉइंट आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको आप ऐसे समझिए कि कोई नदी अगर बह रही है, ठीक है, इतना अगर हमने उसको रास्ता दे रखा है तो पानी ऐसे निकलेगा। अगर उस रास्ते को हम कम कर दें तो पानी फिर कम कम निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो टकराते हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से फ्लो हो रहे हैं, बहुत आसानी से निकल रहे हैं, तो करंट भी अच्छे से हो जाता है, करंट भी आपका अच्छा रहता है
और इस वजह से रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब जब अगर आपने रास्ता कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनको निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं उनमें आपस में अगर कोलिजन होता है तो क्या होता है कि रेसिस्टेंस उसका, ये आपने रास्ता कम कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं पा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, करंट का अपोज कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन दोनों ही फैक्टर्स को हमें एक साथ रखना पड़ता है जब भी हम किसी वायर की लेंथ या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिसाइड करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये दो फैक्टर्स और जो दो इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स हमने पढ़े, रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ये चारों फैक्टर्स के बेसिस पे वायर्स का सिलेक्शन होता है, और किस पर्पस के लिए हम वायर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको वायर मेटल का लेना है या एलॉयज का लेना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिस्टिविटी या फिर न्यूमेरिकल्स ऑफ रेसिस्टेंस को कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।